की है वो यहाँ का अलुमनाई चैनल है, जो जिम्मेदारी वो महसूस करता है। इस इदारे का जो एक दायरा है और ज़्यादा वसी हुआ है। उन्होंने लिखा था कि ऐ मेरे कौमी फूलों और मेरे बच्चों, तुम यकीन जानो कि मेरी ज़िंदगी और मौत तुम्हारे लिए है, लेकिन अगर तुम्हारी हालत दीन में और दुनिया में अच्छी न हुई तो यकीन जानो कि मुझे कब्र के अंदर भी चैन न होगा। तो ऐसे बहुत से अलीग हैं जो अपने आप में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मकासद को अपना लेकर बैठ गए। अगर आप अलीगढ़ में डिबेट कर रहे हैं तो आप अलीगढ़ में जो लोग बैठे हैं उनका बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। हारिस भाई, आपने अलीगढ़ तहरीक का जिक्र करते हुए 4 सुतून गिनाए थे। मैं फिर से बता देता हूँ, उनमें पहला सुतून साइंटिफिक सोसाइटी आपने कहा, दूसरा तहज़ीबुल अखलाक, तीसरा MAO कॉलेज और चौथा जो है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो बाद में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी गई। तो ये बताइए कि चलिए MAO कॉलेज को अगर देखा जाए तो आज हमारे सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में मौजूद है, लेकिन बाकी जो 3 चीज़ें हैं, चाहे वो साइंटिफिक सोसाइटी हो, तहज़ीबुल अखलाक भी कहीं ना कहीं चल रहा है, जारी है, लेकिन बतौर ख़ास साइंटिफिक सोसाइटी और मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इनकी इफ़ादियत क्या रह गई है आज के ज़माने में? मेरे ख़्याल से आज एक आम अलीगेरियन तो इनको जानता भी नहीं है शायद, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यासिर भाई, इसमें 2 बातें हैं, मैं 2 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। जिसमें पहली बात तो साइंटिफिक सोसाइटी बहैसियत इदारा या मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बहैसियत इदारा, और दूसरी बात ये है कि जो आपने बात कही इनकी इफ़ादियत की। तो जहाँ तक बात साइंटिफिक सोसाइटी की, चलिए तहज़ीबुल अखलाक है, एग्जिस्ट करता है, अभी भी बाकायदगी के साथ निकलता है, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी बन ही चुका है। लेकिन ये जो 2 इदारे हैं बतौर ख़ास, इसमें साइंटिफिक सोसाइटी की अगर बात कही जाए तो बुनियादी मकसद उसका ये था कि जो इंग्लिश के टेक्स्ट हैं, जो जदीद उलूम के टेक्स्ट हैं, उनको उर्दू ज़बान में मुंतकिल किया जाए, यानी समाज के अंदर जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, और जो उस वक्त का हिंदुस्तान का समाज है, हिंदुस्तानी सोसाइटी है, उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो जदीद उलूम से आरास्ता और मुज़य्यन हो सकें। ज़ाहिर है कि जदीद उलूम उस वक्त में जिन लोगों के पास थे उन्हीं की वो किताबें लिखी हुई थी और उन्हीं ज़बानों में थी। तो उनके तर्जुमे हुए, उनके तर्जुमों के मकासद से जो है वो इदारा कायम किया गया था। तो बहैसियत इदारा साइंटिफिक सोसाइटी आज भी कायम है और उसका एक ऑफिस भी है यहाँ पर, लेकिन ये कि शायद वो इस पोजीशन में नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा हम ग्लोरीफाई कर सकें। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है उस पर ज़रूर मैं गौर करवाना चाहूँगा कि सर सैयद के इस इदारे ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ऐसे अफराद तैयार किए हैं जो ख़ुद में एक साइंटिफिक सोसाइटी बन गई, जो ख़ुद में एक इंस्टीट्यूट बन गए। मतलब ऐसी शख्सियतें हैं जो बायलिंगुअल हैं, ट्राइलिंगुअल हैं, 2 ज़बानें जानते हैं, 3 ज़बानें जानते हैं, और जितनी मैं मुबालगे के साथ अगर कहूँ या बग़ैर मुबालगे के कहूँ तो जितनी किताबें साइंटिफिक सोसाइटी के ज़रिए से तर्जुमा की गई थी उससे कहीं ज़्यादा किताबें एक इंडिविजुअल ने तर्जुमा कर दी हैं। क्या बात है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से सर सैयद का और यहाँ के इदारे का कारनामा है, इसकी एक लंबी तारीख़ है। तो ऐसे बहुत सारे अफराद वक्त में आए हैं और अंग्रेज़ी से उर्दू, उर्दू से अंग्रेज़ी, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में हर तरीक़े के तराजिम हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि यही कहा जा सकता है कि इस इदारे का जो एक दायरा है और ज़्यादा वसी हुआ है। यानी पहले ये सिर्फ एक इदारा था, अब हर एक शख्स एक इदारा बन के बैठ गया है। और तहज़ीबुल अखलाक तो आप जानते ही नहीं कि वो बाकायदगी के साथ निकलता है। मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद था वो भी यही था कि एक ऐसी सोसाइटी बना दी जाए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए जो वक्तन फ़वक्तन फ़िक्र करती रहे हालात के एतबार से, ज़रूरतों के एतबार से। तो उसको भी थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यही है कि जो अलीगढ़ के यहाँ के फ़ारिग़ीन हैं, यहाँ के अबनाए क़दीम हैं, ओल्ड बॉयज़ हैं, जब वो यहाँ से तालीम हासिल करके अपने अपने इलाक़ों में गए तो किसी ने पता चला कॉलेज बना दिया, किसी ने कोचिंग सेंटर्स कायम कर दिए, किसी ने ट्रेनिंग सेंटर्स कायम कर दिए, और कुछ लोग जो है वो स्कॉलरशिप देने लगे, बड़ी तादाद स्कॉलरशिप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हिंदुस्तान से बाहर चली गई। और इसमें दो तरह की हमें चीज़ें देखने में मिलती हैं कि तो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से उन्होंने काम किया, एजुकेट किया अपने इलाकों में, छोटे इलाकों से आए थे, ज़ाहिर है कि वहाँ स्कूल के मसाइल थे, कॉलेजेस के मसाइल थे, ट्रेनिंग सेंटर्स के मसाइल थे कि कैसे कंपटीशन के लिए तैयार किया जाए, तो उनको वहाँ पर तैयार किया गया। और जो लोग पहुँचे हिंदुस्तान से बाहर, उन्होंने भी इस तरह के काम किए कि स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करी,
एक तरह का कोऑर्डिनेशन बना, कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से स्कॉलरशिप्स दी गई और साथ में उन्होंने अपने रेफरेंसेस के ज़रिए से रोज़गार के इंतजाम करवाए, उनके जॉब्स लगवाए। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो तो ऐसे बहुत से अलीग हैं जो अपने आप में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मकासद को अपना लेकर बैठ गए। तो वहाँ पर ये इदारा भी एक तरह से मतलब हर शख्स एक इदारा बन के बैठ गया। तो ये मकसद फौत नहीं हुआ है, मकसद फौत नहीं हुआ है, बल्कि मकसद का दायरा और ज़्यादा वसी हुआ है। और ये ज़रूर कहा जा सकता है डॉक्टर साहब कि इस्लाह की गुंजाइश, रिफॉर्म की गुंजाइश हमेशा रहती है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि कोई भी मुआशरा है, कोई भी इंसान परफेक्ट हो जाए, कामिल हो जाए अपने आप में। तो उसकी गुंजाइश हमेशा रहती है। अभी जितने लोग हैं उससे ज़्यादा तैयार हों, अभी जितने इदारे हैं उससे ज़्यादा तैयार हों, लेकिन इफ़ादियत में हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इफ़ादियत में कोई कमी आई है, बल्कि यही कहा जाएगा कि इनका जो दायरा है वो ज़्यादा वसी हुआ है, बहुत ज़्यादा वसी हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और यासिर भाई, मैं जो हारिस भाई ने अभी कहा उसमें ऐड करना चाहूँगी कि अभी तक मैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मैं पहले थी और मैं अलग शहर में थी, तो अब अलग शहर में हूँ। एक चीज़ जो मैंने बहुत मजबूती के तौर पर जो अलीगढ़ में मैंने देखी है वो यहाँ का एलुमनाई चैनल है, जो जिम्मेदारी वो महसूस करता है। ये मैंने बहुत कम जो पहले में और इदारों में मैंने देखा है, ये अलीगढ़ के मुकाबले में और इदारों में बहुत कम देखा है। तो यहाँ का जो एलुमनाई चैनल है जिस तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझता है कि अगर मैं किसी एक एलुमनाई को अलीगढ़ के नाम से सिर्फ मेल कर दूँ तो आप यकीन करिए कि जैसे ही मुझे लगता है कि वो अपना मेल चेक करते होंगे वो पहला रिप्लाई अलीगढ़ को देख कर वो करते हैं। मतलब स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करना, अच्छा फीमेल एजुकेशन में भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करना, ये मतलब अभी भी देखें तो मुआशरे में ये है कि हाँ भाई अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटस कोई किसी का थोड़ा सा वीक है या कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा उन घरों में या मुआशरों में उन मतलब लड़के की तालीम को थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू कर देते हैं। लेकिन अलीगढ़ के जो एलुमनाई चैनल है उसका जो स्कॉलरशिप वाला पार्ट है उसने फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए थोड़ा इजी बना दिया है। वो लड़कियां जो अपने उस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रही थी कि ठीक है कि भाई हम थोड़ा फीस नहीं दे सकते, इवन लड़कों के लिए भी मतलब है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक पैमाने पर कंट्रीब्यूशन हुआ है कि कुछ स्कॉलरशिप्स चलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। अगर आप देखें कि सुल्तान जहाँ स्कॉलरशिप चलती है वो लड़के लड़की दोनों के लिए है। अगर इधर देखें क्या कहते हैं एलुमनाई, मतलब हर जगह के एलुमनाई आप देखें जो गल्फ़ में हैं, जो इधर यूएस यूके इधर हैं, तो उन लोगों ने जो अपने चलाया वो अलग ही तौर पैमाने पर जो है वो प्रमोट कर रहा है फीमेल एजुकेशन को इस उसमें। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो अलीगढ़ के बारे में यूनिक है, जो आपको बहुत हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेगी। कि अगर आप देखें आज से 40-50 साल पुराने एलुमनाई भी आज भी उसी जिम्मेदारी से की तरह उसी जिम्मेदारी को समझते हुए अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। जब वो यहाँ के स्टूडेंट हुआ करते थे तो अपनी जिम्मेदारी समझा करते थे। तो ये बहुत ही मतलब मेरे नज़रिए में ये बहुत ही अहम है। यकीनन बिल्कुल वो अलग बात है कि वो इदारे उस तरीके से हो सकता है साइंटिफिक सोसाइटी आज मौजूद ना हो, मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मौजूद ना हो, लेकिन एक बड़ा इम्तियाज़ ये है कि उसने हर इंसान को जो अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखता है एक इदारा बना दिया है अपने आप में। जी डॉक्टर साहब, लेकिन ये इदारे मौजूद हैं, वो अलग बात है कि उनका जो स्केल है वो थोड़ा कम हो गया है, वो कम है या उसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं है, लेकिन इदारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हारिस भाई। अच्छा, आप थोड़ी सी बात रिवायात के ऊपर कर ली जाए, क्योंकि माजी के ऊपर तो हमने बात कर ली है और उसका रेलेवेंस भी आज के दौर से दिखा दिया गया है। हारिस भाई, एक अहम चीज़ जो है कि अलीगढ़ का इम्तियाज़ ये है कि ये अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त के लिए जाना जाता है और यहाँ की जो रिवायात हैं, यहाँ की जो अखलाक़ी क़दरें हैं वो बड़ी ताबा और दरख्शां हैं और उन्हीं रिवायात का हिस्सा लिबास भी है, सीनियर्स और जूनियर्स का एक ताल्लुक़ भी है। यहाँ की इक़ामती ज़िंदगी बड़ी अहम है उन रिवायात के अंदर। उन्हीं रिवायात में एक अहम चीज़ ज़बान है। आफ़िया ने उर्दू ज़बान की बात की थी बीच में, तो मैं उसी उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से आपसे पूछना चाहूँगा कि आज कुछ पुराने लोग ये कहते नज़र आते हैं कि अब पता नहीं कि उनकी सोच क्या है, लेकिन बहरहाल वो ये कहते नज़र आते हैं, पूरे शद्दोमत के साथ कहते हैं कि अलीगढ़ के अंदर आज उस तरीके से उर्दू ज़बान ना बोली जाती है और ना उसे प्रमोट किया जाता है जिस तरीके से किसी ज़माने में किया जाता था या हमारे ज़माने में वो थी, और अंग्रेज़ी की तरफ जो है वो रुझान ज़्यादा बढ़ गया है मुकाबले उर्दू के। तो इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? डॉक्टर साहब, उर्दू ज़बान पर बात करने से पहले मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारा एक आम मिजाज है कि हम हमेशा माजी को ग्लोरीफाई करते हैं और हाल को हमेशा ब्लेम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पहले सब कुछ अच्छा था और आज जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले के लोग हैं,
और जैसे हमारे यहाँ एक आम ट्रेडिशन है, एक रवायत है कि हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। खराज अक़ीदत का हमारे यहाँ एक ट्रेंड है। तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का जो आस्पेक्ट है उसको हम नहीं रखते हैं। हम ये कहते हैं कि साहब ये खला पुर नहीं हो सकता। तो अगर खला नहीं पुर हो सकता तो ऐसे तो हौले हौले सारी शख्सियतें जा रही हैं, तो इतना खला हो जाएगा कि मैं और आप खलाई मखलूक बन के रह जाएंगे और सारा जो है वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। खला पे सारा सिस्टम कायम होगा। खला पे सारा सिस्टम कायम हो जाएगा। थोड़ा सा ह्यूमर से हट के मैं अर्ज़ करूँगा कि ठीक है, उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उनकी जो खिदमात हैं वो मुसल्लम हैं, और उनकी जो अक़ीदत है, उनका एहतराम है, वो भी हमारे सीनों में है और हमेशा वो बाक़ी रहना है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ऐसा नहीं है। अगर स्कॉलर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के दौर में थे, तो ऐसा नहीं है कि आज के दौर में नहीं है, या पहले के ज़माने में अलीगढ़ में सब कुछ अच्छा था। मैं आपको बताऊँ, हालांकि बहुत ज़्यादा कोई उसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, लेकिन इख्तलाफात थे। डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन अहमद इतनी बड़ी शख्सियत हैं, साहबजादा आफ्ताब अहमद ख़ान इतनी बड़ी शख्सियत हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर इतनी बड़ी शख्सियत हैं, और आपके रौस मसूद सर सैयद के पोते हैं, यही काफ़ी है, और इतनी बड़ी शख्सियत हैं। लेकिन उसके बावजूद आपस में इख्तलाफात थे, आपस में इख्तलाफात थे, कुछ किसी न किसी लेवल पे लॉबिंग थी, कुछ था। लेकिन एक चीज़ जो मुमताज़ उन्हें बनाती थी वो ये थी कि जब अलीगढ़ की बात आती थी, जब बुनियादी मकसद की बात आती थी, तो अपनी शख्सियत को हटाकर छोड़कर रिज़ाइन करके चले जाते थे। रौस मसूद के सामने चैलेंज आया जब मेंबर ऑफ एमयू कोर्ट ने कहा कि साहब आप ये फ़ैसला नहीं ले सकते, इन्हें रजिस्ट्रार नहीं बना सकते, और आप जो है ये आपका ये फ़ैसला गलत है, तो रिज़ाइन करके चले गए कि नहीं, इदारे के अंदर जो है वो चपखलिश नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरा जो कंट्रीब्यूशन था मैंने दे दिया, और सर ज़ियाउद्दीन वाइस चांसलर बने, और ठीक 10 साल के बाद 12 साल के बाद सर ज़ियाउद्दीन के सामने चैलेंज आए, स्टूडेंट लेकर पहुँचे कि साहब इस्तीफ़ा दीजिए, इस्तीफ़ा देकर पता चला यूरोप चले गए। तो वो एक आला ज़रफ़ी की बात थी जिसको यकीनन तस्लीम किया जाएगा। लेकिन आपने उर्दू की बात की। उर्दू ज़बान बेशक उस एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा तहज़ीबी वर्सा है, हमारी तहज़ीबी विरासत है, और सर सैयद भी उर्दू में ही लिखा करते थे तमाम। लेकिन सर सैयद ने उस वक्त के हिसाब से, हालात के एतबार से समझा कि अंग्रेज़ी की क्या ज़रूरत है, उसकी क्या इफ़ादियत हो सकती है। ज़ाहिर है कि वो एक ज़रूरत की ज़बान थी, वक्त की ज़बान थी। तो सर सैयद ने ख़ुद अपने ज़माने में इसमें बैलेंस करने की कोशिश की। असबाब बगावत हिंद उन्होंने उर्दू में लिखी, और उसके बाद विलियम ऑकलैंड ने उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी ज़बानें हैं। सैयद महमूद जो उनके साहबजादे थे वो तर्जुमा किया करते थे, और जो उनके स्टूडेंट्स थे अलीगढ़ फर्स्ट जनरेशन के जो यहाँ के तालिबे इल्म थे वो सब तर्जुमे के काम किया करते थे, या ये सब यूरोप में पढ़ कर आए थे तो अंग्रेज़ी से वाकिफ़ थे। तो ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और पूरी दयानतदारी के साथ कह सकता हूँ कि इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूशंस, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो 90% से ज़्यादा हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स बायलिंगुअल होते हैं, यानी वो अंग्रेज़ी ज़बान और उर्दू ज़बान बहैसियत इल्मी ज़बान, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तानी ज़बान, बहैसियत इल्मी ज़बान वो उससे वाकिफ़ होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ का इम्तियाज़ है। असातिज़ा के ताल्लुक़ से देखा जाए कि भाई अगर किसी ज़माने में सर सैयद थे या उनके साथ में मोहसिनुल मुल्क थे, उस ज़माने में जो भी स्कॉलर रहे हों, तो अभी रिसेंटली 80s में आप देखिए प्रोफेसर असलूब अहमद अंसारी साहब, जो कि यूरोप के फ़ारिग थे लेकिन क्या ज़बरदस्त उर्दू लिखा करते थे। प्रोफेसर मसूद साहब, मौजूदा वक्त के प्रोफेसर मसूद साहब बायोकेमिस्ट्री के, और आपके लॉ फैकल्टी के अभी मरहूम प्रोफेसर शकील समदानी साहब। आज के वक्त में हम देख सकते हैं शोबे सियासियात में प्रोफेसर अर्शी खान साहब हैं, प्रोफेसर मुहिब साहब हैं। अंग्रेज़ी में हम देख सकते हैं हमारे उस्ताद प्रोफेसर अब्दुर्रहीम क़िदवाई साहब हैं, प्रोफेसर आसिम साहब हैं, प्रोफेसर आयशा मैम हैं। उर्दू एकेडमी में ज़ुबैर सर हैं, ज़ुबैर शादाब सर हैं, प्रोफेसर सराजुद्दीन अजमली हैं, प्रोफेसर तारिक छतारी हैं। तो ऐसा नहीं है, मौजूदा वक्त में बहुत बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात हैं जो अपनी खिदमात भी पेश कर रही हैं। इतना ज़रूर है कि हाँ, वक्त और हालात के एतबार से तब्दीलियाँ आती हैं, सब कुछ होता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि ये खला है जो पुर नहीं हो सकता, मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि ये एक विरासत है, ये एक लेगेसी है जिसको कैरी फॉरवर्ड करना है मौजूदा जनरेशन को, और हर वक्त की, मतलब हर ज़माने की जो एक नई जनरेशन है उसको उस लेगेसी को फॉरवर्ड करना है। सर सैयद की लेगेसी फॉरवर्ड हुई, कॉलेज से यूनिवर्सिटी बना और यूनिवर्सिटी ने अपने 100 साल मुकम्मल किए। अगर वो खलापुर नहीं हो सकता होता तो उसको वहीं बंद हो जाना चाहिए था, अल्लाह ना करे। लेकिन ये है कि वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, उसको आगे लेकर गए।
तो ऐसा नहीं है कि उर्दू की खिदमत में कोई कमी आई है, ज़बान में कोई कमी आई है या उसके मेयार में कोई कमी आई है। अलबत्ता ये बात मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि इस्लाह की गुंजाइश हमेशा रहेगी, तो हम उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर 10 लोग मौजूद हैं आज तो 20 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाएँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि उर्दू को कोई नज़रअंदाज किया जा रहा है या वो हमारी तहज़ीब की ज़बान नहीं है या अंग्रेज़ियत से कोई नफ़रत वाली बात है। सर सैयद ख़ुद बैलेंस चाहते थे, वक्त की ज़बान थी, जदीद उलूम की ज़बान थी। अगर वक्त के साथ नहीं चला गया, हालात के साथ नहीं चला गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं हारिस भाई ने जो कहा उसमें ऐड ऑन करूँगी कि आज भी मतलब जो चीज़ें हमने देखी हैं आज के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें ये कि कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और वो बहुत ज़बरदस्त बैतबाजी करते हैं। बैतबाजी नहीं, इवन मैं आपको मेडिकल बताऊं से हैं और अभी भी बहुत ज़बरदस्त जो है उर्दू में उनका इतना इंटरेस्ट है कि मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत ही कहते हैं आपकी भाई 42 घंटों की ड्यूटी होती है। उसके बाद आप जाकर एक ऐसी ज़बान में मतलब हम खुद ऐसे लोगों को अक्सर देखा है, उनसे मुलाकात की है। मैं आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग फैकल्टी में कितने लोग ऐसे हैं मेरे जानने वाले जो बतौर खुद अपने आप में एक शायर हैं और बड़े शायर हैं, ज़बरदस्त रेख्ता वगैरह के प्रोग्राम्स में वो जाते हैं और हिस्सा लेते हैं और ज़बरदस्त कलाम लिखते हैं। तो ये एक बड़ा इम्तियाज़ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। बल्कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि जो स्टूडेंट्स आज के वक्त में जो पढ़कर, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं या कभी कभी जो जिन्होंने काफ़ी मतलब उर्दू में दिलचस्पी है, लिखते भी हैं और कभी एकदम चुपके से पता चलता है कि अच्छा वो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करें या कुछ मैगज़ीन के तौर पर हम लोग रिलीज़ करें जिसमें जो आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनका जो पब्लिकेशन हो उनका, तो वाकई में कि कोई लॉ से है तो वो बहुत अच्छा लिख रहा है, कोई इंजीनियरिंग से है, वही बात है कि अलग अलग शोबों से हैं, लेकिन आपका उनका इंटरेस्ट आप देखें उर्दू भी, और बल्कि सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि और अलग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है उसकी पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत अच्छा एक उनकी लाइक कमांड होती है और पॉलिटिकल थ्योरी के अलावा उन्हें हिस्ट्री की बहुत नॉलेज होती है, अलीगढ़ मूवमेंट का उनको पता होता है। तो ये जो बिल्कुल उनकी अपनी नॉलेज में जो एक डाइवर्सिटी है ये आज भी देखने के लिए मिलती है। ये है स्टूडेंट, ये मौजूद है, ये कम ज़्यादा हो, ये वक्तन फ़वक्तन ये होता रहता है। ये जिम्मेदारी है कि इसको और आगे ले जाया जाए, लेकिन अभी भी ये चीज़ें मौजूद हैं बिल्कुल अच्छे पैमाने पर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और यकीनन कि जिस इदारे का माजी इतना ताबनाक हो और जिसकी अखलाक़ी क़दरें और रिवायात इतनी पुरकशिश हों, उसके बेहतर हाल और अच्छे मुस्तक़बिल के लिए हर मुमकिन कोशिश की ज़रूरत है। मैं आखिर में चलते हुए सर सैयद का एक कोट और सर सैयद की एक कहावत या उनका कौल नकल करना चाहूँगा जिन्होंने ख़त के जवाब में कहा था, और वो ख़ास तौर से तलबा के लिए हैं यहाँ के। उन्होंने लिखा था कि ए मेरे कौमी फूलों और मेरे बच्चों, तुम यकीन जानो कि मेरी ज़िंदगी और मौत तुम्हारे लिए है। तुम यकीन जानो कि अगर तुम्हारी हालत दीन और दुनिया में अच्छी होगी तो मैं अपनी कब्र में दुल्हन के सोने की मानिंद सोऊंगा और खुदा का फ़रिश्ता मुझसे कहेगा कि नम कनौ मतिल आरूस, ऐसे सो जा जैसे पहले रात दुल्हन सोती है। लेकिन अगर तुम्हारी हालत दीन में और दुनिया में अच्छी न हुई तो यकीन जानो कि मुझे कब्र के अंदर भी चैन न होगा। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह आगे किसी एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।